प्रिय साथियों, न्यू इंडिया नवभारत निर्माण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम पेपर थर्ड का जो पार्ट थर्ड है और उसका यूनिट है ए, खेल एवं योगा, उससे संबंधित हम बात करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वर्षों के जो पेपर आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद में हम ये देखेंगे कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अभी तक 2 पेपर हुए हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन सा रिपीट हुआ है या फिर हमें जब पढ़ रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देखते हैं, उसके बाद में पिछले वर्ष के जो पेपर आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसा मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जो पेपर थर्ड है, पार्ट थर्ड और यूनिट है ए, खेल एवं योगा, उस पर हम कहाँ बात करने वाले हैं। एक तो हम अकॉर्डिंग टू आरपीएससी जो सिलेबस है हमारा, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद में हम सिलेबस को डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब है कि हम एक एक जो सिलेबस में भी जैसे है तो उसमें भी एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि इसमें क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक आपको पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। पुराने वर्षों के जो पेपर है उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने का तात्पर्य ये है कि हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, या फिर आरपीएससी का अभी 2 साल का जो 2 बार जो पेपर हुआ है उसमें ट्रेंड क्या रहा है। अभी 2018 और 2021 के 2 पेपर हुए हैं। आपको पता होगा कि खेल एवं योग का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, ये 2018 में जोड़ा गया था और 2018 में तो ये और 2021 में ये था ही था। थोड़ा इन्होंने 2018 के बाद में 21 में भी संशोधन किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि अधिकतम अंक इसमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको जैसे पेपर डिस्कशन करूंगा तो पेपर डिस्कशन करने के बाद में हम उस पर भी बात करेंगे कि अधिकतम अंक कैसे लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आपको यदि थर्ड पेपर में 100 प्लस मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको ये जो छोटे यूनिट है ABC, खेल योगा है, विधि व्यवहार है, व्यवहार और विधि है, इसको आप अच्छे से करें। सिलेबस अकॉर्डिंग टू आरपीएससी हम 2018 और 2021 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि 2018 में मैं इसलिए इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आरपीएससी ने 2018 का जो सिलेबस था उसको 2021 में थोड़ा सा चेंज किया। तो चेंज क्या क्या किया है वो हम इसलिए देख रहे हैं कि भाई पहले जो आगे हम जब पेपर डिस्कशन करेंगे तो उसमें कंपैरिजन करना थोड़ा ठीक रहेगा कि 2018 में कौन सा टॉपिक नहीं था, 21 में जुड़ा, और नया जुड़ते ही यदि कोई प्रश्न आता है इसका मतलब ये हुआ कि आरपीएससी का ये ट्रेंड है कि जब कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो उसको उस समय दिया जाता है। 2018 का जो पहला टॉपिक था, टॉपिक भारत में खेलों की नीतियां, लेकिन 2021 में इन्होंने पूरा वेल डिफाइन ऐसे कर दिया, भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक का हम बिल्कुल ही टॉपिक वाइज आगे हम जैसे अभी डिकोड करूंगा सिलेबस को तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो 2018 और 21 में ये फर्क रहा। और दूसरा रहा कि भारत में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद 2018 में था, लेकिन 2021 में इन्होंने ये किया कि भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का इन्होंने उल्लेख कर दिया। तो इसमें एक बात जो मुझे देखने को मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि भारतीय खेल प्राधिकरण हम पहले पढ़ते थे, जब खेल को पढ़ते हैं या फिर भारत की खेल नीतियां पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय खेल प्राधिकरण पढ़ते ही थे, लेकिन अब की बार वेल डिफाइन कर दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा हो सकता है, आगे प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी इसमें। दूसरी बात हम आगे करें तो इसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो तीसरा टॉपिक जो है राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार, इसमें बिल्कुल वेल डिफाइन लिख दिया इन्होंने। लेकिन पिछली बार 2018 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार लिखे हुए थे और कुछ पुरस्कारों के नाम लिखे हुए थे। तो पुरस्कारों के जब नाम लिखे हुए तो हमें इस बात को देखना है कि पुरस्कारों के जब नाम ही लिखे हुए हैं लेकिन अभी बार नाम लिखे हुए नहीं है, तो इसमें हम ये पुरस्कार तो पढ़ेंगे, साथ में कोई और छोटे मोटे पुरस्कार है उनको भी हम इसको देखेंगे। उसके बाद में योग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी, तो भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी या भारत के प्रमुख विख्यात खेल व्यक्तित्व एक ही बात है। खेलों में प्राथमिक उपचार
खेलों में प्राथमिक उपचार जो 2018 में टॉपिक जुड़ा हुआ था, लेकिन पुनर्वास नामक एक टॉपिक नया जोड़ा गया, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। 7वां टॉपिक है वो है भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक में भागीदारी एवं पैरा ओलंपिक खेल। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का हमें 2018 में था, लेकिन 21 में ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के साथ में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम भी जोड़े गए हैं। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि 2021 में सिलेबस आपको क्या क्या है, या फिर अभी जैसे अभी 2022 की वैकेंसी आएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि और कोई सिलेबस चेंज होगा, लेकिन आरपीसी का थोड़ा एक ट्रेंड रहा है कि कुछ न कुछ चेंज करते हैं, लेकिन जो है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया जाता है, यदि जोड़ा ही जाता है कम नहीं किया जाता है। तो आपको ये तो पढ़ना ही है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने मैंने जैसा पहले बताया था, थोड़ा एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि आप सभी साथी अपना सिलेबस दोनों भाषा में लेके आएँ, हिंदी और इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही भाषा में लाने, और उसको मिलाना भी है कि इसमें इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। कई बार ऐसी प्रश्न जैसे आता है, मैं एक आगे एक प्रश्न पर डिस्कस करूंगा, वो इंग्लिश में ज़रूर समझ में आ जाता है, लेकिन जब हिंदी उसकी की जाती है तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। तो आप इंग्लिश में भी सिलेबस ज़रूर पढ़ें, और जो आपका मटेरियल जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यदि आपको लगता है कि इसकी इंग्लिश मुझे आनी चाहिए तो आप इंग्लिश ज़रूर देखें। तो आगे हम इंग्लिश में भी थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, इसमें कोई मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। योगा और इमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान इंडिया, फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन पार्टीशन, ये ठीक है, इसमें कोई इतना भारी भरकम नहीं था, लेकिन आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना है। पूरा सिलेबस आप हिंदी इंग्लिश में लेके आएंगे। अब जो मैं बात करूंगा वो है डिकोडिंग ऑफ सिलेबस। डिकोडिंग ऑफ सिलेबस कराने जो बताने का मतलब है, आप इसको ऐसे समझें कि अब आपको बिल्कुल ही सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आपको रटना है, समझना है। और एक बात आप हमेशा आज ये गांठ बांध लो कि जो सिलेबस का जो टॉपिक है, डिकोड करने के बाद में जितने टॉपिक बने, उस पे आपको कम से कम 50 शब्द बोलने आने ही चाहिए, 50 से 100 शब्द, क्योंकि इसमें 5 अंक का ही है, लेकिन आपको 100 शब्द आएंगे तभी आप 50 शब्द अच्छे से लिख पाएंगे। तो 100 शब्द आपको आने चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट की हम बात करें तो पहला है भारत की खेल नीतियाँ। हम बिल्कुल ऐसे ही आपको एक की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद में हमारा जो सेकंड वीडियो होगा वो वीडियो होगा भारत की खेल नीतियाँ और राजस्थान की खेल नीतियों पर। तो जैसा बताया गया है उसमें जैसा टॉपिक है उसी के अनुसार एक वीडियो होगा, उसका PDF आपको मिल जाएगा। भारत की खेल नीतियाँ में आपको ऐसे बिल्कुल ही छोटा सा, कम से कम आपको 100 शब्द आना चाहिए। क्या है कि भारत की सर्वप्रथम खेल नीति कब आई, उसका क्या उद्देश्य था, उसके बाद में कौन कौन सी खेल नीतियाँ आई, और उसके अभी लेटेस्ट कौन सी खेल नीति चल रही है, और उस खेल नीति के अनुसार क्या क्या हो रहा है, और अभी कोई खेल नीति का ड्राफ्ट बना हुआ है क्या। तो मोटा मोटा ये हो गया, तो आप इसको देख लेंगे। राजस्थान में भी यही है, राजस्थान की पहली खेल नीति कब आई, उसके बाद में कितनी खेल नीतियाँ आई, अभी कोई नीति जो वर्तमान कौन सी नीति चल रही है, या फिर अभी कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार हुआ है क्या। हम सेकंड चैप्टर पर बात करेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य। देखो इसमें जैसे एक लाइन में लिख दिया गया था कि भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। जब हम सिलेबस को डिकोड करेंगे तो इसमें 2 टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक हो गया भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण का जब आपको पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है। पहला आपको याद हुआ कि भारत की खेल नीतियां हैं, दूसरा राजस्थान की खेल नीतियां हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है भारतीय खेल प्राधिकरण, और चौथा क्या है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका मुख्य काम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्या क्या काम करती है, ये प्राधिकरण क्या क्या काम करता है। तो ये मोटा मोटा कोई भी संस्था होती है उसके बारे में आपको एक मोटा मोटा व्यू ये होना चाहिए। चौथा टॉपिक जो अपना है वो है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण है उसी प्रकार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का भी अपना एक संगठन है पूरा। तो उसमें चेयरमैन कौन है, मुख्य कौन होता है, तो इसमें खेल मंत्री वगैरह जो है, या फिर कौन कौन सी कमेटी है, ये कौन से खेल अकादमियाँ चलाती है, या फिर राज्य में इसका, राज्य के खेलों के योगदान में इसका क्या योगदान है। तो हम ये इसको देख लेंगे। चैप्टर 3 में फिर 2 टॉपिक हो गए हमारे। मैं जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो हम डिकोड करेंगे सिलेबस जब डिकोड करते हैं तो डिकोड का मतलब ये हुआ
कि आपका जो सिलेबस पहले था उसको भी हम टुकड़ों में बांट देंगे। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राज्य खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और राज्य खेल पुरस्कार दोनों को आपस में अलग अलग बांटने से फायदा ये हुआ कि अभी हमें राष्ट्रीय खेल पढ़ लिए, उसके बाद में हम राज्य खेल पुरस्कार पढ़ लेंगे, और उसमें जो अभी वर्तमान में अभी लेटेस्ट जो पीछे जो जैसे मान लेते हैं 2022 की जब भी एग्जाम होगी उसमें हम देखेंगे कि 2022 में जस्ट पहले किस किस को खेल पुरस्कार कितने राज्य में और किस किस को राष्ट्रीय स्तर पर खेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको हम करेंगे। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और एक तो जस्ट पहले पिछले दिए हैं और एक इससे पहले वाले और एक फर्स्ट में। जैसे राजस्थान के प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन थे, राजस्थान के प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार किसने जीता था, राजस्थान के वर्तमान में किसने जीता था। तो एक तो पहला, एक लास्ट, एक ओलंपिक वगैरह में जो जीते हैं वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वगैरह का जो है चैप्टर है वो बाद में आता है। लेकिन जो राष्ट्र स्तर पर खेल, जैसे राजीव ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, और राज्य स्तर पर जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हो गया 3। चैप्टर नंबर 4, योग का जीवन में उपयोग, योग सकारात्मक जीवन पद्धति। तो योग का पूरा चैप्टर है। तो योग में हम जब इस चैप्टर को करेंगे तो उसमें थोड़ा हम बांट देंगे कि योग की परिभाषा क्या है, योग की परिभाषा किस किस के अनुसार परिभाषाएं दी गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि योग का जीवन में उपयोग क्या है, कितने प्रकार के योग होते हैं, सूर्य नमस्कार क्या होता है, और योग के विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। मुझे लगता है कि विश्व योग दिवस का प्रश्न अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे जहाँ तक है उम्मीद है अब की बार आने की संभावना है। तो आप इसको अच्छे से करें, इस पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, और जो टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5, भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसका कोई क्या कहते हैं सीमा नहीं है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के जो प्रमुख खेल हैं, उस प्रमुख खिलाड़ी हैं, उनको हम बिल्कुल कवर करने की कोशिश करेंगे, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसको हम आपके सामने जो आपको नोट्स देंगे उसमें हम लिख के दे देंगे। इसमें यह है कि भारत के जो विख्यात खेल व्यक्तित्व है, इसमें हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में कौन कौन से खेल जो खिलाड़ी है वो अच्छा काम कर रहे हैं या फिर अपने मैदान खेल के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा अच्छे से करेंगे ताकि हो सकता है उसी में से आ जाए। मुझे लगता है कि 2 नंबर का प्रश्न यदि आता है तो आपको ये लगना है कि ये जो व्यक्तित्व है किस खेल से संबंधित है, इन्होंने क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही है, इनका यदि कोई पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है तो उसका उल्लेख कर दें तो आपको 2 नंबर। और थोड़ा ये कि आपको ये भी पता हो कि ये किस राज्य के रहने वाले हैं तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद में है प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। देखो चैप्टर नंबर 6 में भी हम 1 और 2 टॉपिक में देखेंगे कि प्राथमिक उपचार पहले जोड़ा हुआ था और दूसरा टॉपिक जोड़ा है पुनर्वास। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जब खेलते हुए चोटिल हो जाता है तो चोटिल होने पर उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या क्या किया जा सकता है, और प्राथमिक उपचार करने के बाद में उसको पुनर्वास मतलब क्या हुआ कि भाई वो खेलने लायक कैसे होगा, उस संबंध में हम बात करेंगे। तो इसके भी चैप्टर नंबर 6 के भी 2 टॉपिक हो गए, प्राथमिक उपचार के साथ में पुनर्वास। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 7 है और सबसे लास्ट चैप्टर है भारत के खिलाड़ियों का योगदान। भारत के खिलाड़ियों का योगदान से मतलब ये हुआ कि इसमें राजस्थान अपने आप में इंक्लूड है, शामिल है, समझा जाएगी। इसमें भारत का जब आएगा तो राजस्थान अपने आप में आ जाता है। तो इसमें ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियन खेल में और कॉमनवेल्थ खेल में जो खिलाड़ी अपने जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात और करेंगे कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई, भारत में कौन कौन से गेम हुए हैं, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, भारत ने पहला पदक कब जीता था, भारत ने अभी जो ओलंपिक जस्ट खत्म हुए हैं उसमें कितने पदक जीते हैं, कौन कौन से पदक जीते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे तो एक चैप्टर मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बना के हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम अभी जो भी चैप्टर आपके लिए बना रहे हैं, जो भी मैटर आपके लिए ला रहे हैं, वो कम से कम 5-7 किताबें देख के उसका एक सारांश के रूप में आपको दे रहे हैं। तो आपको और कहीं जाने की, भटकने की इधर उधर जरूरत नहीं है। आप हमारे पर विश्वास करें, हम बहुत अच्छी मेहनत करके जो मैटर तैयार कर रहे हैं। तो जो आपको पहले मैंने बता दिया कि चैप्टर कितने हैं, 7 है, और 7 चैप्टर में भी हमने जब डिकोड किया उसको तो कितने पॉइंट हो गए, 2 तो ये हो गए, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और यदि इसको अलग अलग मान लें
तो 14 या 11 तो हम कह ही सकते हैं, 7 के 11 पॉइंट हो गए। तो भारत की खेल नीति, राजस्थान की खेल नीति, आपको कोई भी कभी भी ऐसे पूछे कि चलिए खेल एवं योग का सिलेबस बताइए, तो आपको अंगुलियों पर होना चाहिए कि भारत की खेल नीति आपको तुरंत बताना है कि पहली खेल नीति कब आई, दूसरी कब आई, या फिर तीसरी कब आई, अभी वर्तमान कौन सी चल रही है, कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं और इसमें क्या क्या हुआ था। राजस्थान की खेल नीति में आपको पूरा आना चाहिए। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है राजस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इसमें आपको क्या बताना है कि इसकी इन संस्थाओं की स्थापना कब हुई, इनका जो संगठनिक ढांचा है वो क्या है, मतलब कौन अध्यक्ष है, कौन कैसे क्या बैठता है, उसके बाद में ये काम क्या करती है, कौन कौन सी अकादमियां हैं, इस संबंध में बात कर ली। तीसरा टॉपिक आपको जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, आपको ये याद होना चाहिए कि तीसरे में पुरस्कार है, दूसरे में संस्था है, पहले में नीति है। पहले में क्या है, नीति, दूसरे में क्या है, संस्था, तीसरे में क्या है, पुरस्कार। पुरस्कार में क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए और राज्य पुरस्कार हो गए। चौथा क्या है, योग। चौथा क्या है, योग। पांचवा व्यक्तित्व, भारत के प्रमुख खेल जगत के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। छठा क्या है, प्राथमिक उपचार और उसके साथ में क्या है, पुनर्वास। और सातवां क्या है, सातवां है कि भारत के जो इंटरनेशनल लेवल के जो जो होती है प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें भारत के खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा। उसमें ओलंपिक हो जाएगा, पैरा ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ। पहली क्या है, नीति, दूसरी क्या है, संस्था, तीसरा क्या है, पुरस्कार, चौथा क्या है, चौथा हो गया योग, पांचवा हो गया खेल व्यक्तित्व, छठा हो गया प्राथमिक उपचार और पुनर्वास, सातवां हो गया जो इंटरनेशनल स्तर पर जो अपनी होती है प्रतियोगिताएं होती है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस बिल्कुल याद हो गया होगा और हमारा ये उद्देश्य भी है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करेंगे और हम उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस मेहनत का सम्मान करेंगे और वो भी इससे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आपको अपना सिलेबस पूर्ण पक्का याद हो जाना चाहिए। तो आपको पहले एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। पहले नीतियाँ हैं, दूसरा संस्था है, तीसरे पुरस्कार है और चौथा है जो चौथा बात किया गया है वो है योग। चौथा योग है, पांचवा भारत के प्रमुख व्यक्तित्व है, खेल जगत के व्यक्तित्व, छठा प्राथमिक उपचार पुनर्वास है और सातवां है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम में भारतीयों का योगदान। तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस याद हो गया होगा। आप इसमें कम से कम आपको सिलेबस तो याद हुआ है। तो इसका सिलेबस याद कराने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि आपको सिलेबस याद होने के साथ साथ आपको यदि कोई पूछे कि ओलंपिक के बारे में बताइए, तो आपको आप इस स्थिति में होने चाहिए कि भाई ओलंपिक शुरुआत कब हुई है, भारत ने पहला पार्टिसिपेट कब किया था, भारत ने अभी जो पीछे जो ओलंपिक गया उसमें कितने पदक जीते थे, किसने कितने पदक जीते थे, भारत ने सबसे पहला पदक कब जीता था। फिर पूछो पैरा ओलंपिक कब की शुरुआत हुई थी, अब पैरा ओलंपिक पिछला कब हुआ था, भारत की तरफ से कौन कौन गया था, कौन से कितने पदक जीते थे। तो आपको ये इतना अच्छे से एक बार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस भी है वो भी बिल्डअप हो जाएगा। अभी हम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम पेपर जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि जिससे आपको पता चल सके कि भाई जो पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड क्या है, आरपीसी कहाँ से प्रश्न उठा रही है और आरपीसी कैसे कैसे प्रश्न पूछ रही है। पहले आपको बता दिया था 2018 में खेल एवं योग का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, ए यूनिट ये जुड़ी है, इसमें हम बात करेंगे ए यूनिट खेल योग 2018 से जुड़ी है। तो 2018 का जो पेपर है उस पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न था खेलों में विशिष्ट अवार्ड पर टिप्पणी लिखिए। देखो मैंने एक पहले बात बताई थी कि आपको हर जो टॉपिक है उस पे कम से कम 50 शब्द, कम से कम 100 शब्द आपको आने चाहिए। जैसे इसमें 20 शब्द, 15 से 20 शब्द लिखने हैं विशिष्ट अवार्ड, तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये प्रश्न कहाँ से आया है। ये प्रश्न आया राजस्थान राज्य खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं उसमें से आया है। आपको क्या करना है, विशिष्ट अवार्ड की शुरुआत कब हुई, इससे आप ये कह दो कि अभी वर्तमान जो है 2021 में किसे ये अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, इस संबंध में आपने लिख दिया। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखा, 2 में से 2 आपको नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम बताइए। मैंने पहले बताया था कि कोई भी संस्था होती है, जो संस्था होगी, संस्था है इसका मतलब क्या है कि उसकी स्थापना हुई है, उसकी स्थापना हुई है मतलब आगे क्या है, उसको संस्था को चलाने के लिए
कोई उसका सांगठनिक ढांचा होगा, है ना, स्ट्रक्चर होगा। भाई चला कौन रहा है, उसको चला रहा है, चला कौन रहा है। उसके बाद में ये क्या पूछ रहे हैं, क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम, मतलब चलाने वाली जो बॉडी है उसमें कोई अध्यक्ष होगा, उसके बाद में कोई सदस्य होगा। तो इन्होंने ये पूछा कि भाई सदस्यों में भी कितने सदस्य हैं और उनका पदानुक्रम क्या क्या है। तो ये जो प्रश्न है ये सीधा कहाँ से आया है, टॉपिक नंबर क्या है, टॉपिक नंबर 2 नंबर क्या है, संस्था। संस्था में क्या है, पहला तो है भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरा है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। तो आगे जो टॉपिक है वो है अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियां लिखिए। अपूर्वी चंदेला भारत के खेल व्यक्तित्व, प्रमुख खेल व्यक्तित्व। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भारत की बात आएगी तो राजस्थान अपने आप आ जाएगा। हम राजस्थान को बहुत बेहतरीन करेंगे। यदि भारत के खेल व्यक्तित्व पूछ रहे हैं तो उसमें एक टॉपिक को अपने आप इसको इंक्लूड माना जाए कि राजस्थान के खेल व्यक्तित्व भी हमें पढ़ने हैं। अपूर्वी चंदेला जी के बारे में पूछा है तो आपको क्या क्या लिखना है, वो लिखना है कि भाई जी अपूर्वी चंदेला जी है, ये कहाँ से हैं, इनका जो खेल का क्षेत्र है वो कौन सा है, इन्होंने किस गेम्स में कौन से पदक जीते हैं, और भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इनको कोई इनाम पुरस्कार दिया गया है खेलों की उपलब्धियों के लिए तो आप उसको मेंशन करेंगे। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन खिलाड़ियों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त करती है। जैसे पिछली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया था कि इससे क्या होता है कि व्यक्ति यदि कोई खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है और वो बात जब बताता है कि भाई वोट देने के लिए बाहर निकलिए, वोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी बात सुनी जाती है। तो उनकी बात जब सुनी जाती है तो उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति अभी कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो आप उसको पॉइंट में लिख दीजिए कि हाल ही में इन्हें राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपका ये प्लस पॉइंट होगा और आप बिल्कुल ही दूसरे आपके लिए जो मैटर तैयार कर रहे हैं उसमें बिल्कुल करंट अपडेट कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि पेपर बनने के 1-2 महीने पहले ही जो ऐसी कोई घटना होती है तो उसको भी शामिल आपको करना है। फिर भी हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, पूरा करंट अपडेट आपको साथ में करते रहेंगे। चौथा प्रश्न है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो प्राथमिक उपचार में आपको यह भी देखना है कि प्राथमिक उपचार में उपचार तो ठीक है लेकिन उपचार आप करोगे किसका, उपचार आप करोगे खेल के दौरान लगने वाली चोटों के। तो एक ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के बारे में पूछा है, प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद में हम आगे बढ़े, मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धियों को लिखिए। ये प्रश्न देखो 2018 में, ये 2018 का जो पेपर मैंने दिया था तो ये प्रश्न मेरा पूरा खाली गया था क्योंकि मानव ठक्कर जी के बारे में थोड़ा ये करंट का, बिल्कुल करंट का इश्यू, करंट के व्यक्तित्व करंट में अच्छा खेल रहे थे तो इसके लिए था। टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है तो आपको अखबार जरूर पढ़ते रहना है। और जैसे मानव ठक्कर है तो इनके बारे में अब ये पूछा क्यों गया, इसके बारे में एक प्रश्न आगे आएगा तब मैं आपको इसमें और डिस्कस करूंगा। तो खेल व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति जो खेल व्यक्तित्व का जो टॉपिक था अपना, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। 5वें नंबर का टॉपिक था। नंबर का टॉपिक है हमारा विख्यात खेल व्यक्तित्व। 6 नंबर का है प्राथमिक उपचार। तो योग जो 4 नंबर का टॉपिक है, योग में मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डेप्थ में अभी तक तो नहीं जा रहे हैं लेकिन हो सकता है बाद में थोड़ा डेप्थ में जाए तो हम इसको थोड़ा अच्छे से करवा देंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो ये थोड़ा इसको डिफाइन करना था और बिल्कुल सीधा सवाल था, योग से था। उसके बाद में PSPB टेनिस टेबल टेनिस अकादमी पर लघु टिप्पणी लिखिए। PSPB टेबल टेनिस, ये 2018 का जो क्वेश्चन था, मानव ठक्कर वाला क्वेश्चन और PSPB वाला क्वेश्चन, ये दोनों प्रश्न खाली गए। कई लोगों के गए, मेरे भी गए और कई लोगों के गए। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, इसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कई लोगों को नहीं आ रहा है। ये मेरिट डिसाइडिंग प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कहीं से पढ़ा है और आपको आ रहा है तो बिल्कुल प्लस पॉइंट जाएगा आपका कि सभी का खाली आ रहा है और आपने लिखा है तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी ने नहीं लिखा है और आपने गलत लिखा है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि किसी को आ ही नहीं रहा है और बिना मतलब के तुक्के लगा रहा है। मैंने ये दोनों प्रश्न खाली छोड़ दिए थे। तो PSPB के बारे में ये आया क्यों था प्रश्न, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता भी दूं कि ये पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, PSPB नाम होता है, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नाम है इसका।
टेबल टेनिस अकादमी है, ये टीटी अकेडमी है, ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। तो मानव ठक्कर और पीएसपीबी टेबल टेनिस क्वेश्चन, मतलब 7 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे आ गए। ये दोनों ही टेबल टेनिस, मानव ठक्कर जी है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, और टेबल टेनिस अकेडमी है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित होने के कारण ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस जो टेबल टेनिस अकादमी है ये 12 तेल कंपनी व गैस उत्पादक कंपनियों द्वारा 20 स्पोर्ट्स और एक टेबल टेनिस अकेडमी संचालित की जा रही है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। और उस समय 2018 का जब पेपर हुआ था उसके 5 या 6 महीने पहले, 4 या 5 महीने पहले अजमेर में ये पीएसपीबी टेबल टेनिस अकेडमी में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी, इसलिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मुझे लगता है कि खेल के क्षेत्र में आपको ये जरूर देखना है कि करंट में क्या चल रहा है। हम आपके साथ में हैं। अब मैं एक वीडियो इसका करंट का जो करंट अपडेट का वीडियो भी डाल दूंगा। एक बार आप इसको अच्छे से कर लो, उसके बाद में करंट अपडेट का जो होगा उसको भी हम वीडियो में डाल देंगे। अभी आप इसके लिए निश्चिंतित रहें। आप अपने जो हम टारगेट दे रहे हैं उसको आप अपना अचीव कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। अभी यदि मैं 2018 का जो पेपर है उस पेपर का जब हम निष्कर्ष पर यदि पहुंचे या फिर सार कहें, उसका सारांश क्या है, तो सारांश ये है कि राजस्थान से संबंधित प्रश्न 11 नंबर के प्रश्न है वो राजस्थान से संबंधित आए। पहला प्रश्न जो था पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां प्रश्न जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न थे। तो आपको राजस्थान तो बिल्कुल ही अच्छे से करना ही है। मेरा मानना है कि लगभग 10-10 का रेशियो रहता है राजस्थान और भारत का, या फिर राजस्थान और अन्य का। भारत का इसमें नहीं कह पाएंगे क्यों, योग का जो प्रश्न है उसको ऐसे, तो राजस्थान का 10 का जो 50% का रेशियो तो रहेगा ही रहेगा। करंट में कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके चर्चा में है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, 100% पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे से करें। साथ में करंट में कोई प्रसिद्ध अकादमी में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है तो उसका ध्यान रखना है। देखो करंट में कोई व्यक्ति अच्छा खेल खेल रहा है, या करंट में कोई ऐसी अकादमी जो राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि पीएसपीबी है जो उसमें कितनी 12 तेल एवं गैस उत्पादक कंपनियां हैं उसके द्वारा स्थापित कंपनी है। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड एक बना हुआ है, उसकी एक ये टीटी अकेडमी है। तो राष्ट्रीय स्तर का ये एक अकेडमी है जो यहाँ से टीटी अकेडमी, जो पीएसपीबी टीटी अकेडमी है, यहाँ से बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी, आप यदि गूगल पे एक बार देखेंगे पीएसपीबी टीटी अकेडमी देखेंगे तो उसमें आप प्रोफाइल में जाके देखेंगे 1994 में स्थापना की गई थी इसकी, और इसके बाद में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। हम बात करेंगे 2021 की। 2021 का जो पेपर है, पेपर डिस्कशन हम करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे 2018 और 21 के बीच में। 2018 और 21 के बीच में कंपेरिजन करते हैं तो उसके बाद में हम क्या देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या बात है जो हमें सीखनी है। 2021 में पहला प्रश्न था कि राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए उसके चयन समिति का पदानुक्रम लिखिए। देखो मैंने एक पहले ही बात बताई थी कि आपको कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी टॉपिक है उसमें 100 शब्द, आपको 100 शब्द कम से कम आपको उस पर बोलना आना ही चाहिए। इतनी कमांड तो आपकी होनी ही चाहिए ताकि आप 100 शब्द उस पर बोल सकें। तो आपको क्या पूछा है कि वार्षिक रूप दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम लिखने हैं खेलों की उत्कृष्टता के लिए, और उसकी चयन समिति क्या है। भाई देखो पुरस्कार मान लो गुरु विशिष्ट पुरस्कार है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है तो इसमें कोई एक कमेटी तो बैठती होगी, कमेटी में कोई व्यक्ति होगा, अध्यक्ष होगा, उसके सदस्य होंगे, और उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे ना हम कि पुरस्कार किसको देना है। तो आपको यदि पुरस्कार नाम याद है कि वार्षिक रूप से कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और आपकी चयन समितियां आपको याद है तो 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न था योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, और इसमें योग जो है उसको जितने अच्छे से पढ़ा है वो ही कर पाए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना डेप्थ में कोई नहीं गया होगा कि योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार, योग की परिभाषा पूछते तो भी कुछ लिखते, लेकिन योग के प्रकार पूछ लिया है तो मुझे लगता है कि इसको हम अब की बार हम बहुत अच्छे से कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाता है इसलिए हम उसको शॉर्ट में कराते हैं, लेकिन शॉर्ट में भी अच्छे से करवाएंगे उसको। योगराज उपनिषद को के अनुसार योग के प्रकार कितने हैं, तो इसमें पहले आ गया कि योगराज उपनिषद के अनुसार योग क्या है, योग के प्रकार क्या है, तो इसको शॉर्ट में हम इसको जरूर देखेंगे।
तीसरा प्रश्न था, राजस्थान के खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को लिखिए। देखो, इसमें कई बार जो साथी पेपर दे के आए उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने 2021 का चूंकि नहीं दिया था क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगा कि एसडीएम मिल जाएगा, लेकिन 0.5 से एसडीएम नहीं मिल पाया। तो इससे ये सीख मिलती है कि 20 नंबर में से आप यदि 15 या 15 प्लस नंबर लाते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है। 0.5 से मेरा एसडीएम रह गया था। खेलों में मगन सिंह राजवी के बारे में श्री मगन सिंह जी राजवी का जो प्रश्न पूछा गया, ये मुझे लगता है कि 80 से 90% लोगों से नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि आप जो साइट है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की जो साइट है उसमें आप देखेंगे अर्जुन अवार्डी देखेंगे। अर्जुन अवार्डी में जब देखेंगे फुटबॉल देखेंगे तो उसमें मगन सिंह जी का नाम है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको एक बार साइट देखनी है। हम बिल्कुल नोट्स दे रहे हैं, साइट के अनुसार हम आपको एक जो लिस्ट है वो दे देंगे प्रॉपर। इसके बावजूद भी आपको भी बीच बीच में साइट को देखना चाहिए। इसके बाद में हम चौथा प्रश्न देखें, राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित राजस्थान राज्य खेल परिषद। देखो, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और खेल परिषद एक ही है। तो मैंने कहा था आप इंग्लिश भी साथ में देखें। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। तो कई बार होता है क्रीड़ा की जगह खेल आ गया तो इससे कंफ्यूजन हो गया। परीक्षा में क्या कि जल्दी परीक्षा में इतना दिमाग तेज चलता नहीं है, तो क्रीड़ा की जगह खेल आया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उससे संबंधित सीधा प्रश्न था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो ये सीधा प्रश्न था। उसके बाद में ये प्रश्न मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ही थोड़ा मुझे लगता है कि टफ प्रश्न था कि राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्ति कर का क्या महत्व है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का सिलेबस भी देखना है, मतलब देखना है। अब ये खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्ति कर, ये थोड़ा शब्द ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वैज्ञानिक पूर्ति कर क्या है। लेकिन आप इंग्लिश में जैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक बैकअप टू स्पोर्ट पर्सन इन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। मतलब ये कह रहा है कि साइंटिफिक बैकअप अपने जैसे हम मोबाइल में देखते हैं कि अपना जो फोटो है, फोटो का बैकअप जो रहता है गूगल बैकअप रहता है। मतलब आप यदि उसको मोबाइल चेंज भी करते हैं तो बैकअप में से आप ले सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति जो खिलाड़ी है उसको खेल रहा है तो उसको बैकअप मिल जाए। मतलब उसको ऐसी अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसको अच्छा फिजियो मिले, उसको अच्छी डाइट मिले, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या उसका सही है, क्या उसका गलत है, उसको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उसके इक्विपमेंट अच्छे इक्विपमेंट उसको कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो ये मैंने जब देखा तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2001 की है, अभी जो यही पॉलिसी चल रही है, तो उसमें एक बिंदु संख्या 8 पे लिखा हुआ है सीधा, सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक बैकअप टू स्पोर्ट्स पर्सन। ये प्रश्न वहीं से उठाया गया था। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको हम करवा रहे हैं अच्छे से, लेकिन आप उसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से करा रहे हैं। खेलों में पुनर्स्थापना क्या है, TENS चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको मैंने बताया कि जब कोई सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ता है तो उसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है। जो प्राथमिक उपचार पहले ही था, लेकिन पुनर्स्थापना नया जुड़ा, इसलिए 5 नंबर का प्रश्न वहां से आया है। तो मुझे लगता है कि खेल एवं योग का जो 20 नंबर का जो वेटेज है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको एक बार सिलेबस के बारे में, सिलेबस डिकोड करने के साथ ही साथ जो प्रश्न पेपर आया है, जो पेपर आ रहा है, दोनों पेपर वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। और मोटी मोटी बात यह है कि यदि कोई नया जुड़ रहा है तो उसमें आ रहा है। और इसमें यदि हम सार देखें कि हर टॉपिक को कवर किया गया है, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। कोई भी टॉपिक नया ऐड होता है तो उस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो भी बात बताई गई है उसमें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। मुझे टीम इस बारे में बता देगी, मैं अगले वीडियो में उस संबंध में बात कर लूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।